सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के इस वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज के इस मॉड्यूल में हम बीए प्रथम वर्ष की प्रथम इकाई के विचारधाराओं का परिचय विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आप 2 इकाई विचारधारा जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद पर अध्ययन कर चुके हैं। विचारधाराओं के परिचय के तीसरी इकाई में नारीवाद पर आज हम चर्चा करेंगे। नारीवाद का इस व्याख्यान में हम नारीवाद का अर्थ, पितृसत्ता की समझ तथा नारीवाद से उसका संबंध, सेक्स एवं जेंडर में अंतर, नारीवाद के विभिन्न चरण, नारीवाद के विभिन्न सिद्धांत जो संक्षिप्त में होंगे और भारत में नारीवाद का विकास कैसे हुआ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। नारीवाद एक आंदोलन, संघर्ष और विमर्श के रूप में यह प्रयास करता है कि महिलाओं को भी समान मनुष्य माना जाए और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता, समानता उनके जैविक आधार पर न होकर उनके व्यक्ति रूप में मानी जानी चाहिए। नारीवाद में 3 परिप्रेक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला आंदोलन और द्वितीय संघर्ष और तृतीय विमर्श। नारीवाद में ये तीनों मुख्य भूमिका निभाते हैं। सबसे पहली चीज आंदोलन। आंदोलन यह एक संगठित, नियमबद्ध और निरंतर किया जाने वाला प्रयास है जो कि नारी की स्वतंत्रता और उसे समानता को प्राप्त करने के लिए या उसके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वोट देने का अधिकार, जैसे राजनीतिक सहभागिता का अधिकार, जैसे शराबबंदी के लिए प्रयास करना, जैसे जंगल बचाओ के लिए प्रयास करना। ये सभी महिलाओं द्वारा किए जाने वाले वो आंदोलन हैं जो संगठित होकर नियमबद्ध तरीके से निरंतर किए जाने वाले आंदोलन थे। दूसरी चीज मैं कह रही हूं संघर्ष। संघर्ष तात्कालिक रूप से किए जाने वाली घटनाएं हैं जो राज्य, समाज और परिवार के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया होती है। महिलाओं के साथ किए जाने वाले अन्याय और विरोध के द्वारा समानता और अधिकारों की मांग संघर्ष के द्वारा की जाती है। यह संघर्ष बहुत संगठित नहीं भी होता और कई बार संगठित भी हो सकता है। यह औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। तीसरी चीज मैं कह रही हूं कि नारीवाद एक विमर्श के रूप में स्थापित हुआ। 1960 के दशक में इस आंदोलन और संघर्षों को सैद्धांतिक रूप दिया जाना बहुत आवश्यक हो गया और इन सैद्धांतिक रूप के लिए इसे एक विमर्श, एक विषय, एक पढ़े जाने वाले अध्ययन अध्यापन के विषय के रूप में स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक हो गया। इसके लिए यह एक विषय क्षेत्र बना और इस विषय क्षेत्र में के लिए पूरी दुनिया में, भारत में बहुत जगह ये एक अध्ययन विषय के रूप में लिया जाने लगा। भारत में लगभग 29 विमेन स्टडीज सेंटर और 3 विमेन यूनिवर्सिटीज हैं जो नारीवादी अध्ययन पर काम कर रही हैं और इसे एक अध्ययन अध्यापन का विषय बनाती हैं। इसी आधार पर हम इसमें विभिन्न प्रकार के शोध, विभिन्न प्रकार के विचार, नए आयाम, नए परिप्रेक्ष्य, नए क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक विमर्श के रूप में आज पूरी दुनिया में स्थापित फेमिनिज्म थियरी या फेमिनिस्ट थियरी के रूप में स्थापित है और एक अध्ययन अध्यापन का विषय है। इन नए आयामों में एक शब्द पितृसत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इस पितृसत्ता और जेंडर और सेक्स की समझ नारीवाद के एक बेसलाइन, एक मूल धारणा को स्थापित करती है, बनाती है। पितृसत्ता शब्द पैट्रियार्की शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पैट्रियार्की शब्द पैटर और आर्क से मिलकर बना है। पैटर का अर्थ होता है पिता और आर्क का शब्द अर्थ होता है शासन, अर्थात पिता का शासन।
पैट्रियार्की शब्द का प्रयोग नारीवाद में एक मूल आधार के रूप में किया जाता है। इसे हम समझने के लिए इसकी विशेषताओं को समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम समझ सकेंगे। पितृसत्ता एक नकारात्मक शब्द है। इसका अर्थ है कि हम इसे कभी अच्छे शब्दों के रूप में प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसका हम एक नकारात्मक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, जो एक बुरी अवधारणा के रूप में माना जाता है। पितृसत्ता की संरचना का संबंध हमेशा से ही पुरुषों की शक्ति, सत्ता, प्राधिकरण, नियंत्रण, दमन, आधिपत्य और स्त्रियों की अवमानना, दासता और अधीनता से माना जाता है। अर्थात जब हम पितृसत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि इसका अर्थ स्त्रियों को द्वितीयतर मानना, महिलाओं को द्वितीयतर मानना और पुरुष को उच्चतर मानना है, और पुरुष स्वयं को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में महिलाओं के मुकाबले खुद को स्थापित कर रहा है, और उसका नियंत्रण पितृसत्ता को प्रकट करता है। अगली जो हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवहार और वैचारिक निर्माण प्रथा की प्रणाली है। इसका अर्थ है कि पितृसत्ता एक ईश्वरीय या प्राकृतिक संरचना नहीं है, ये समाज द्वारा निर्मित की जाने वाला वैचारिक आधार है या एक प्रथा है। इसे आप यूं समझ सकते हैं, हालांकि बहुत जगह पर मातृसत्तात्मक समाज भी होते हैं जहां माता की सर्वोच्चता होती है, किंतु पितृसत्ता की जब हम बात करते हैं तो सामान्य तौर पर पूरी दुनिया में पिता की प्रमुखता होती है, और ये पिता की प्रमुखता प्रकृति ने स्थापित नहीं की है, बल्कि हम समाज में या सामाजिक व्यवहार में और अपने विचारों में इसको स्थापित कर लेते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि पिता जो है वो परिवार का मुखिया होता है, और यही पितृसत्ता को स्थापित करता है। पितृसत्ता की स्थापना में समाज, राज्य, कानून और धर्म सभी सहयोगी रूप में काम करते हैं। आप ध्यान से देखें, धर्म बहुत से ऐसे बंदिशों को, बहुत सी ऐसी सीमाओं को तय करता है जो कहता है कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं पूजा पर नहीं कर सकती, महिलाएं धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकती। राज्य बहुत सारे ऐसे कानून बनाता है जिसमें महिलाओं को बराबरी का भागीदारी नहीं होती। आप उदाहरण के तौर पर समझें कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनडीए में महिलाओं को समान रूप से भागीदारी की अनुमति मिली। इससे पहले वायुसेना एनडीए में महिलाओं को समान भागीदारी प्राप्त नहीं थी। अर्थात राज्य, कानून और समाज तो अपने आप में इसको स्थापित करने का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो कुल मिलाकर पितृसत्ता की स्थापना समाज, राज्य, कानून और धर्म के द्वारा की जाती है। अगली विशेषता पितृसत्ता की होती है कि पितृसत्ता में पिता या परिवार का मुखिया ही आर्थिक संपत्ति और परिवारजनों पर नियंत्रण रखता है। ये आप अपने परिवारों में देखते हैं, आप समाज में देखते हैं कि सभी संपत्ति सामान्य तौर पर पिता के नाम पर होती है। संपत्ति से संबंधित सभी निर्णय पिता के होते हैं, या परिवार के जो पुरुष मुखिया है, चाहे वो दादाजी हो या अन्य कोई पुरुष मुखिया है, उनके हिस्से में होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पितृसत्ता मूल रूप से पुरुषों के नियंत्रण और उनके आधिपत्य को स्त्री वर्ग पर स्थापित करने का एक आधार बन जाती है। जब भी हम पितृसत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम पुरुषों के आधिपत्य को, पुरुषों की सर्वोच्चता को, पुरुषों के स्वामित्व को स्त्रियों पर स्थापित कर रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है सेक्स और जेंडर। जब हम नारीवाद की बात करते हैं तो सेक्स और जेंडर एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। सामान्य तौर पर हम इसे समानार्थी समझते हैं। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें सेक्स या जेंडर लिखा होता है और आप उसे एक कॉमन शब्द की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, एफ या एम लिखते हैं। लेकिन जब हम सिद्धांत रूप में इसे समझने का प्रयास करें तो सेक्स और जेंडर दो अलग अलग शब्द हैं। सेक्स प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया है, ये आपकी शारीरिक बनावट है। मसलन आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, ये आपकी शारीरिक बनावट ईश्वरीय है। ईश्वर ने आपको स्त्री या पुरुष के रूप में बनाया है। यह आपकी बाह्य संरचना है, यह आपके जैविक गुण हैं, यह आपके हार्मोन हैं, यह आपकी आंतरिक और बाह्य संरचना है, और ये परिवर्तित न होने वाली स्थिति है। आप भारत में भी स्त्री रहेंगे, आप अमेरिका में जाकर भी स्त्री रहेंगे,
हैं। तो स्त्री और पुरुष ये एक लिंग निर्धारण की स्थिति है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है और प्राकृतिक है और स्थायी है, जबकि जेंडर एक विचार है, जेंडर एक सामाजिक आधार है। इसे यूं समझें कि जेंडर ये निर्धारित करता है कि कौन महिला है और कौन पुरुष। जैसे मैं कहूं कि समाज सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से तय करता है कि रोटी का घर में बनाने का काम महिला करेगी, पुरुष अगर बाहर वो काम है तो पुरुष करेगा। या जैसे मैं कहूं कि अगर साड़ी महिलाएं पहनती हैं, पुरुष पैंट शर्ट पहनते हैं, ये एक सामाजिक नजरिए हैं जो आपकी भूमिकाओं को समाज में निर्धारित करते हैं। तो जेंडर आपको एक सिमोन द बरुआ एक बहुत बड़ी विचारक हुई हैं, उन्होंने अपनी किताब द सेकंड सेक्स में एक सेंटेंस लिखा है कि औरत पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। इसका अर्थ यही है कि आप प्राकृतिक रूप से ईश्वर के द्वारा समान थे, लेकिन धीरे धीरे समाज, राज्य, कानून, परंपराएं, धर्म और सामाजिक नजरिए आपको स्त्री रूप में या पुरुष को पुरुष रूप में ढालते हैं। जैसे शौर्य के काम पुरुष करेगा, जैसे कमजोर, नाजुक, फूल पत्ती, सजावट, ऐसे काम महिलाएं करेंगी। तो ये जो नजरिया है, ये जो व्यवहार है, ये आपको सामाजिक दायरे में, सामाजिक ढांचे में ढालने का काम करता है। इसे आप जेंडर कहते हैं। तो जेंडर और सेक्स दो अलग अलग शब्द हैं जिसे हम सामान्य तौर पर समानार्थी मानते हैं, जबकि ये समानार्थी हमारी परिभाषाओं में नहीं होते। अभी तक हमने नारीवाद के 3 सिद्धांतों पर बात की। अब इसके बाद मैं भारत में नारीवाद का किस तरह से विकास हुआ या भारत में नारीवाद की किस तरह चरण हैं, किस तरह से वो आज के युग में पहुंचा, इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज, भारत में नारीवाद का विकास 19वीं सदी से माना जाता है, जब भारत का पुनर्जागरण काल हुआ, जब बहुत से समाज सुधारकों, बहुत से विद्वान, बहुत बुद्धिजीवी, धर्म गुरुओं, इन सब ने 19वीं सदी में जब कुछ नए चिंतन और नई चिंताओं को के बारे में काम किया, तब हम भारत में नारीवाद का विकास मानते हैं। डॉक्टर राधा कुमार, जो एक बहुत बड़ी विदुषी हुई, उन्होंने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ डूइंग। उसमें उन्होंने 19वीं सदी को महिलाओं की सदी कहा है। 19वीं सदी में डॉक्टर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, एम.जी. रानाडे, सैयद अहमद खान, डी.सी. कर्वे, इस तरह के बहुत सारे विद्वान और विचारक हुए जिन्होंने उस समय में जो महिलाओं की स्थिति थी, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहे थे, उनसे संबंधित जो बहुत सारी प्रथाएं, परंपराएं जो उनके लिए बहुत अत्याचारी थी, उन सभी पर काम करना आरंभ किया। भारतीय नारीवाद के संबंध में 2-3 चीजें हमें समझने की जरूरत है, और वो सबसे पहली चीज तो ये कि ये पुनर्जागरण काल में आरंभ हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, ये महिलाओं द्वारा स्वयं आरंभ किया जाने वाला कोई कार्यक्रम नहीं था। ये ऐसा कोई आंदोलन नहीं था, ना ही कोई ऐसा संगठित आंदोलन या संगठित कार्यक्रम था जो महिलाओं द्वारा स्वयं किया गया, बल्कि यूं कहा जाए कि इसके बारे में चिंतन, इसके बारे में विचार, इसके बारे में प्रयास सभी पुरुषों द्वारा ही किए गए। ये कोई स्वप्रेरित या स्व उद्भूत कार्यक्रम के तौर पर नहीं हुआ। अब 19वीं सदी में जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, तो जो भारतीय वर्ग में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो विद्वान वर्ग था, जो बाद में समाज सुधारक बना, इन सबको लगने लगा कि भारत में महिलाओं की स्थिति जो है वो सही नहीं है, वो गलत है, उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार गलत है। उस समय में बहुत सी ऐसी प्रथाएं प्रचलित थीं, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह, बहु विवाह, और इन सामाजिक ताने बाने में विधवाओं की बुरी स्थिति थी। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये वर्ग जो पढ़ लिख कर तैयार हुआ, उसने जब दूसरे देशों में जाकर या अपने यहाँ अंग्रेजों के महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार को जब देखा,
तो उन्हें समझ में आने लगा कि इस दृष्टि से भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है और भारतीय महिलाओं को समानता मिलना या उनको बहुत सारी कुरीतियों से मुक्त किया जाना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से भारत में जो नारीवादी आंदोलन था उसका आरंभ हुआ। इसके हम 3 चरण मानते हैं, ये बटा हुआ है। सबसे पहला चरण जो है वो सन 1850 से 1915 तक माना जाता है, द्वितीय चरण 1915 से 1947 तक और तृतीय चरण 1947 से वर्तमान तक। अब सबसे पहले चरण वही चरण था जो पुनर्जागरण काल के साथ शुरू हुआ। इस चरण में बहुत सारे जन आंदोलन, जन जागरूकता, बहुत सामाजिक प्रयास किए गए। इसमें आपके सबसे बड़ा नाम जो है वो राजा राम मोहन राय का है, DC कर्वे, MG रानाडे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए, महिलाओं के साथ किए जाने वाले अन्यायों के लिए न सिर्फ सामाजिक तौर पर प्रयास किया बल्कि उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे कानूनी प्रयास भी किए, जिसमें कुछ सबसे बड़ा जो था वो सती प्रथा के खिलाफ किया गया काम था। 1929 में सती अधिनियम, सती एबोल्यूशन एक्ट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, केशव चंद्र सेन और विद्यासागर के प्रयास से विवाह अधिनियम, मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 तथा संपत्ति का अधिकार बना। इसके अतिरिक्त शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। यही वो दौर था जब महिलाओं को शिक्षा देने का प्रयास किया गया। पंडिता रमाबाई रानाडे ने शिक्षा के लिए बहुत काम किया। इसके अतिरिक्त आर्य समाज ने, मिशनरियों ने बहुत सारे नए शिक्षा के लिए प्रयास किए। महिलाओं के लिए स्कूल्स खोले और कॉलेजेस खोले गए। 1882 में भारत में 227 शैक्षणिक संस्थान थे और जब पहली बार 1810 में भारत में एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया था, तो कहने का मतलब ये कि ये वो समय था जबकि महिलाओं के लिए शिक्षा और कानून के माध्यम से उनकी स्थिति को बेहतर किया जाने का प्रयास किया जा रहा था। ये दौर 1850 से 1915 तक माना जाता है, जब प्रारंभिक स्थिति में कानूनी आधारों से और सामाजिक जागरूकता से, सामाजिक सुधार कार्यक्रमों से महिलाओं के बारे में, महिलाओं को बेहतर करने का या महिलाओं की स्थितियों को बेहतर करने का प्रयास किया गया। दूसरा चरण 1915 से 1947 तक का माना जाता है। 1915 से राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश होता है और महात्मा गांधी द्वारा समाज को एक नया स्वरूप मिल जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि महिलाएं उठ खड़ी हुई तो भारत को स्वतंत्र होने से कोई नहीं रोक सकता। गांधी जी ने महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष होकर स्वतंत्रता आंदोलन में इस तरह उतारा कि महिलाओं को कभी लगा नहीं कि वो महिला हैं या दो अलग वर्ग, दो अलग लिंग है, स्त्री और पुरुष का भेद जैसा कहीं लगा ही नहीं। तो गांधी जी ने बहुत महिलाओं को उत्साहित किया, उनको सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से स्वतंत्रता आंदोलन एक सफल आंदोलन बना। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो नमक कानून हो, नमक कानून के खिलाफ विरोध हो, या नमक सत्याग्रह हो, या अन्य हर या विदेशी वस्त्रों की होली हो, खादी निर्माण हो, ये सभी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका अगर नहीं हुई होती तो शायद स्वतंत्रता आंदोलन इतना सफल नहीं हुआ होता। यहां तक कि हम याद करें कि अगर सत्याग्रह के व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो वो महिलाओं द्वारा जो सेविका के रूप में किया जाने वाला काम था कि महिलाएं जब पुरुषों को वो कोई लाठी से मार देता, लाठी से अंग्रेज सिपाही जब मार रहे थे तो उसके बाद जब वो घायल होकर गिरते थे तो महिलाएं उन्हें उठाती थी और लाकर सेवा करती थी। तो ये जो महिलाओं का
बिल्कुल निरंतर रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में जो भागीदारी थी वो गांधी जी के प्रयासों से शुरू हुई। तो इस तरह से ये एक ऐसा समय था जिसमें महिलाओं को एक बहुत महत्वपूर्ण जगह, बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला और साथ ही साथ उनकी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी। और इसी वजह से बहुत से नाम जो थे वो इस दौर में आए, चाहे वो रेणुका राय हो, अनुसूया बेन, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता राय, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसिफ अली, दुर्गाबाई, वासंती देवी और बहुत से नाम जिन्होंने इस दौर में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। दुर्गा भाभी, ये सभी बहुत सारे नाम थे जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों इस आंदोलन में काम किया। और इस आंदोलन के काम करते करते उन्हें ये जो भेद था स्त्री और पुरुष का, ये लगभग नगण्य लगने लगा। इसीलिए भारत में मताधिकार बहुत जल्दी मिला स्त्रियों को, क्योंकि इसी समय में ऑल इंडिया विमेन्स एसोसिएशन बना। इसी समय में देश सेविका संघ, नारी सत्याग्रह समिति, महिला राष्ट्रीय संघ, लेडीज पिकेटिंग बोर्ड, नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन विमेन, ऑल इंडिया विमेन कांग्रेस, ये सभी की, इन सब की भी स्थापना हुई, जिन्होंने समानांतर रूप से न सिर्फ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया, बल्कि उन्होंने राजनीतिक रूप से भी सहभागिता के लिए समान मांग करनी शुरू कर दी। और जिसमें मताधिकार की मांग भारत में 1928 में ही शुरू कर दी गई। तो ये सभी प्रयास ऐसे थे जिन्होंने भारत में भारतीय के नारीवादी जो आंदोलन था इसको शुरू किया। ये दौर 1947 तक चला, जब भारतीय संविधान ने स्त्रियों को समान अधिकार और समानता के स्तर पर स्थापित किया। इसके बाद तृतीय चरण हम 1947 से आज तक का मानते हैं। 1947 में भारतीय संविधान, 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान ने अपने मौलिक अधिकारों में भारतीय प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी धर्म, लिंग, वर्ग, वंश से जुड़ा हुआ हो, उन सबको समान रूप से मौलिक अधिकार और समान रूप से भारत का नागरिक माना। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ ही बहुत सारी महिलाओं को कुछ विशेष सुविधाएं, महिलाओं को विशेष सुरक्षाएं, इस तरह के भी आधार देते हुए भारतीय संविधान ने महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित किया। और ये मान लिया गया कि अब महिलाओं को सभी अधिकार मिल गए और महिलाएं अब समाज में समान रूप से स्थापित हो चुकी हैं और समाज जो है वो परिवर्तित हो गया है और सब अच्छा है, ऐसा माना जाने लगा। लेकिन 1947 में एक रिपोर्ट आई और उसका नाम था टुवर्ड्स इक्वालिटी। 1970 में एक रिपोर्ट आई। 1970 की ये जो रिपोर्ट थी, इसने उस चेहरे को उजागर किया जिससे ये स्पष्ट हुआ कि संविधान में लिख देने मात्र से, कानून में सुविधाएं प्रदान कर देने मात्र से समाज नहीं बदलता और समाज में आज भी महिलाओं के प्रति समानता का भाव उस तरीके का सा नहीं है जैसा कि भारतीय संविधान चाहता है या भारतीय जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे। इन समस्याओं की वजह से फिर एक नए सिरे से इस विषय पर चिंतन आरंभ हुआ और फिर उसके बाद भारत के राज्य व्यवस्था ने, शासन ने, सरकार ने इस पर बहुत बारीकी से ध्यान देना शुरू किया और बहुत सारे महिलाओं की सुविधा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नए कानून, नए नए नियम, नई नई नीतियां बनाई जानी शुरू की गई। उसी के साथ ही आपकी महिला बोर्ड जो है, इसके साथ महिलाओं का जो मंत्रालय है वो काम करना शुरू हुआ जो पहले नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय पर बहुत जबरदस्त चर्चाएं शुरू हुई। जो 1975 को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया और उसके साथ भारत में भी महिलाओं के प्रति बहुत सारे काम जो थे वो धीरे धीरे आरंभ किए जाने लगे। अब इस
इस दौर को फिर आगे बढ़ाने के साथ जब महिलाओं में जागरूकता शुरू हुई तो बहुत सारे आंदोलनों का जन्म हुआ, जिन आंदोलनों ने आज के इस समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं कुछ आंदोलनों का नाम आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि दहेज विरोधी आंदोलन, जैसे सती प्रथा विरोधी, मूल्य विरोधी, शराब विरोधी, शहादा आंदोलन, बीज बचाओ, नर्मदा बचाओ, जल बचाओ, जंगल बचाओ। ये सभी आंदोलनों ने महिलाओं की भूमिका को सामाजिक स्तर पर स्थापित किया कि महिलाओं को सिर्फ खुद के लिए बचना नहीं है, बल्कि वो समाज के लिए भी समान रूप से काम कर रही हैं और काम चाहती हैं। शराब विरोधी आंदोलन तो एक तरह से एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कि पुरुष वर्ग शराब पीकर महिलाओं के साथ अत्याचार करता था, तो महिलाओं ने इकट्ठा होकर इस चीज का पूरे गांव स्तर पर विरोध करना शुरू किया कि शराब पीकर आप लोगों ने पिंक मूवमेंट, एक संपत राय एक महिला हैं जो गुलाबी गैंग जिसे आप के नाम से कही जाती हैं, तो वो उन्होंने इस तरह का बहुत बड़ा आंदोलन तैयार किया कि अगर पुरुष इस तरह की कोई शराब पीकर आकर महिला से उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो सब इकट्ठे होकर जाकर विरोध करते थे। तो ये इस तरह की जागरूकता समाज में जो चीजें बिल्कुल अभी तक सामने नहीं आ रही थी, उन चीजों को सामने लाना, उनका विरोध करना और संगठित होकर विरोध करना, एक आंदोलन स्वरूप में विरोध करना, ये इस दौर ने शुरू किया। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण काम यह भी महसूस किया जाने लगा कि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में एक संस्था है, सेवा नाम से सेवा संस्था की स्थापना हुई और उस संस्था ने बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं को ही रोजगार प्रदान किया। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनने लगे, महिलाओं के रोजगार के लिए विभिन्न तरीके से उनको आरक्षण और उनको अलग अलग तरीके से सुविधाएं दी जाने लगी। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि तृतीय चरण एक आरंभ, जो एक सुसुप्ता अवस्था से शुरुआत जिसकी हुई 1970 में आकर वो जब जागृत हुआ तो उसके बाद उन्हें उसमें ये महसूस किया जाने लगा कि नहीं, महिलाओं के लिए अभी भी बहुत सारे काम किए जाने की जरूरत है। सिर्फ कानून बना देने मात्र से समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती है। तो इसलिए उसके लिए सामाजिक जागरूकता, लोगों की मानसिकता और कानून का भय, इन सब चीजों की सामूहिक और एक समग्र प्रयास की आवश्यकता होती है। और अब इस चीज को मैं थोड़ा कंक्लूड करते हुए, समय को देखते हुए ये कहना चाहूंगी कि आज के दौर में, आज के समय में भी हम इस मानसिकता को यदि नहीं बदल पाएंगे कि स्त्री समान रूप से मनुष्य होती है और वो भी उतने ही समान रूप से जीवन की, अपनी सुरक्षा की, अपने मान की, अपने सम्मान की और अपने डिग्निटी के लिए, डिग्निटी की हकदार है जितना कि पुरुष, तो समाज में ये जो एक पुरुषवादी परंपरा है कि पुरुष है तो कर सकता है और महिला है तो नहीं कर सकती, वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो अपराध स्तर पर हो या सामाजिक मान्यताओं के स्तर पर हो, दोनों ही स्थिति में ये मानसिकता बदली जानी जरूरी है और इसके लिए सामूहिक प्रयास किया जाना जरूरी है। ये सभी चीजें, ये सभी बातें हमारे आज के सामाजिक तौर पर भी समान रूप से लागू होती हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर भारत में नारीवाद के अंत में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नारीवाद के इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या पढ़ा। सारांश रूप में सबसे पहली चीज कि नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो प्रभावी रूप से 19वीं सदी के उपरांत सामने आई। इसके अतिरिक्त नारीवाद अपने आप में क्या है, जब हम ये समझने का प्रयास करते हैं तो हम समझते हैं कि नारीवाद एक आंदोलन है, एक संघर्ष है। इसके साथ ही ये एक अध्ययन अध्यापन का विषय यानी एक विमर्श है और ये प्रयास करता है कि महिलाओं को समान मनुष्य माना जाए, उनकी गरिमा, उनकी स्वतंत्रता, उनकी समानता ये भी पुरुषों के बराबर के समकक्ष ही महत्वपूर्ण है और उन्हें इसका अधिकार होना चाहिए। नारीवाद के इस विकास को हमने 3 चरणों में बांटा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, जो विश्व में सभी जगह विकास के क्रम को मानकर चलता है। और नारीवाद मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। पहला उदारवादी नारीवाद, दूसरा उग्रवादी नारीवाद जिसे हम रेडिकल नारीवाद भी कहते हैं, और तीसरा मार्क्सवादी नारीवाद। इसके अतिरिक्त हमने
भारत में नारीवादी आंदोलन का किस तरह से विकास हुआ, उसके कौन कौन से चरण हुए, उसमें किस तरीके से आज तक की जो परंपराएं हैं वो चल रही हैं, आज किस तरह से उसमें राज्य और कानून का कार्य होता है, इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा की। तो आज हमारे नारीवाद जो मॉड्यूल है, जो विषय है, उसमें हमने इन चर्चा की। आप आगे पढ़ने के लिए जो बहुत सारे लिंक हैं ये हमने इसमें दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अतिरिक्त कुछ रेफरेंस पुस्तकें भी आपको हमने इस में दी हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं। जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं उनको भी ये किताबें मिल सकती हैं, और हिंदी माध्यम में भी ये किताबें आपको मिल सकती हैं। अगर आप और विस्तार से पढ़ना चाहें तो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की बहुत सी पुस्तकें हैं जो इसमें आपको मिल सकती हैं, या काली फॉर विमेन एक पूरा का पूरा पब्लिकेशन ग्रुप है जो इस पर काम करता है, आप उसमें पुस्तकें देख सकते हैं। अंत में हम बहुत छोटा सा एक असेसमेंट, एक मूल्यांकन आपके साथ करना चाहेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है, नारीवाद का विकास एक आंदोलन है, एक विमर्श है, एक संघर्ष है, या उपर्युक्त तीनों है? तो सही उत्तर इसका है कि ये उपर्युक्त तीनों है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नारीवाद की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है? साहित्य, कला, फिल्म, सामाजिक परिवेश और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी के माध्यम से होती है। तीसरा प्रश्न है, पितृसत्ता में महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है, उनकी संपत्ति और यौनिकता पर पुरुषों का नियंत्रण होता है। उपर्युक्त दोनों असत्य हैं या उपर्युक्त दोनों सत्य हैं? सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों सत्य हैं। इसके अगला जो प्रश्न है वो है, सेक्स व जेंडर का भेद किस काल में मुखरित हुआ? 1963 से 1980 के बीच में, 1990 से लेकर 2000 के बीच में, 1772 से लेकर 1963 के बीच में, या 1880 से लेकर 1830 के बीच में? तो इसका सही उत्तर है 1963 से लेकर 1980 के बीच में, यानी ए। इस मॉड्यूल में हमने इतना अध्ययन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस विषय पर आगे पढ़ने के लिए और बहुत सी पुस्तकें और बहुत सारे इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर भी अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।